गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोग का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। जैसा कि पिछला वीडियो एक फिजिक्स पढ़ा था जिसमें कुछ लोग का नेगेटिव कमेंट था, तो वो उसको मैं पहले बता दूं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव कमेंट डाल रहा है या पॉजिटिव कमेंट डाल रहा है, जो भी हो आप डालते रहिए, आप कंटिन्यू रहिए, अपना नेगेटिविटी दिखाते रहिए, क्योंकि इससे आप दर्शाते हैं अपने आप को कि आप कितने नेगेटिव हैं। मैं वीडियो ये बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे पसंद करते हैं, और जो लोग इतना व्यू लाए हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना ये बनाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारा फील्ड नहीं है, हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये फिजिक्स लाया था केवल डिमांड पे ही ये क्लास स्टार्ट हुई थी। तो अगर आप लोग को कमेंट करना है इस तरह से तो बिल्कुल करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिसको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वो तो लाइक करे और कमेंट करे। अगर देख रहे हैं आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप डेली कमेंट कीजिए कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक है कि जो समझ में नहीं आ रहा है, तभी हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। देखिए, आपका सपोर्ट ही हमें क्या कर सकता है कि थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे मेहनत कर सकते हैं। देखिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट के हम लोग क्लासेस ला रहे हैं। प्लेलिस्ट में सारे प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछला क्लास मैंने जो लिया था वो एक इंट्रोडक्शन की तरह लिया था कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ लोग का रिस्पॉन्स है कि समझ में आ रहा है, तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि मैं सारे क्लास में आपको ऐसे ही कंटेंट या फिर ऐसी ही पढ़ाने का प्रयास करूँ जो आपको समझ में आए। तो पिछले क्लास में ही मैंने बता दिया था कि क्या था, लाइट। हमें देखिए वेव ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में ही पढ़ना है, जो कि क्लियर है कि पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि अगर कहीं वेव ऑप्टिक्स की बात आ रही है, यानी कि तरंग प्रकाशिकी, अब नाम देखिए, तरंग का मतलब ही क्या है, वेव है। यानी कि वेव क्या, लाइट की ही वेव होती है, आपको भी पता है। ऐसे नहीं कि लाइट की वेव क्या होती है, हमारी करंट की वेव होती है, लेकिन क्या होती है, हमें यहाँ पे वेव यानी कि लाइट के बारे में पढ़ना है। प्रकाशिकी लिखा ऑप्टिक्स, यानी कि हमारी जो लाइट की तरंग है, यानी कि जो वेव ऑफ लाइट है, उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। हम इस पूरे को क्या बोलते हैं, अगर वेव ऑप्टिक्स को बोला जाए तो स्टडी अबाउट लाइट रेज या फिर स्टडी अबाउट लाइट वेव, तो इसको ये बोल सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे कि मैंने लिखा है। इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह ऊर्जा का स्रोत है जो हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें दृश्यता का भान कराता है, जिसे हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का और ऊष्मा का एक रूप है। देखिए, प्रकाश में हमारे दो प्रकार की वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी हमारी है एनर्जी की, प्रकाश में एनर्जी है, प्रकाश से हमें एनर्जी मिलती है। और दूसरी हमारी है प्रकाश में हीट, यानी कि हीट भी अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए देख लिया जाए, अगर आप धूप में बहुत टाइम खड़े रहें तो क्या हो जाता है, हमें हमारी बॉडी हीट होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा का एक स्रोत है। यानी कि याद रखिएगा, जो हमारा लाइट है वो क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, लिखा है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हेन द लाइट केम ऑन ह्यूमन आई द create a sensibility, we can see any object of front of us and we can see light is a form of heat and energy। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको समझना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नोट्स मिल जाएगा और आप पूरी क्लास करते रहिए। अब देखिए अगला क्या है, कुछ मैंने अभिलक्षणिक गुण बताई थी प्रकाश की, जो लाइट की मैंने मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एनर्जी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है लाइट एनर्जी के कुछ पार्ट्स, कुछ यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर बोल दिया जाए कि कुछ लाइन कोई बोल दे कि प्रकाश का गुण बताइए कि प्रकाश का क्या गुण है, एग्जाम में ही पूछ ले कि प्रकाश का गुण क्या है, उसके बारे में बताइए, तो देखते हैं कि क्या क्या गुण है उसके। तो देखिए, पहला पॉइंट जो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है, यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। आप सभी लोग को पता होगा कि आप हमेशा अगर ट्वेल्थ किए हैं आप लोग, तो ट्वेल्थ में भी फाइबर ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़े होंगे, या फिर लाइट का, या फिर आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं लाइट का। लाइट तो आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर 9th में भी पढ़े थे आप लोग, 10th में अगर होगा तो 10th में पढ़े थे, तो आप लोग पढ़ चुके हैं। तो लाइट में क्या, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, आपको सभी को पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये सारे क्लियर होंगे जब हम उसको थियरी पढ़ेंगे। जैसे प्रकाश के बारे में जितनी थियरीज है उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो कोई अभी टेंशन की बात नहीं है आपको कि क्यों सरल रेखा में चलती है, कैसे चलती है, वो सब बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं वो कहीं का कॉपीराइट्स नहीं होता, या फिर ऐसा नहीं कि कहीं बुक से उठा के डायरेक्टली लिख के आपको पढ़ा दिया जाता है। हम लोग उस पर थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ क्या कौन सी पॉइंट इतने सरल भाषा में लिखे जाए कि आपको समझाया जा सके। सबसे ज़्यादा काम हम लोग इसी पे करते हैं कि आप लोगों को सबसे सरल भाषा में समझाया जा सके, और जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए इंग्लिश की नोट्स प्रोवाइड की जा सके, हिंदी वाले हिंदी को। तो ये सारी चीज़ें इस पर मेहनत किया जा रहा है। आपको भी पता है कि लिखने में टाइम लगता है, तो आप लोग इसको शेयर लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आप
हमारी मेहनत है वो सबका इससे आपको सभी लोग को फ़ायदा हो सके और आपको समझ में आए। देखिए दूसरा पॉइंट इसमें है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन वैक्यूम, यानी कि जो हमारा प्रकाश है वो निर्वात में भी चल सकता है। देखिए पहले क्या था, जब हमारे पास कोई थियरीज नहीं थी या फिर जो न्यूटन्स ने थियरी दिया था, तब तक हमें ये नहीं पता था कि प्रकाश हमारा निर्वात में चल रहा था। तब तक हमें ये नहीं पता था, तब तक हमें लगता था कि प्रकाश के कण हैं जो एक अलग अलग तरह से एक वेव बना के आ रहे हैं। तो उसको आगे हम लोग जब इसकी हम लोग थियरी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए फिर तीसरा पॉइंट है, प्रकाश का परावर्तन होता है, बिकेम्स द प्रोसेस और फिनोमिना द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती हैं, जो कि मैंने पिछले ही क्लास में बता दिया था। अगला कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हो जाता है, प्रकाश का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, यानी कि क्या होती है, जो उसके कण होते हैं क्या हो जाता है, उसको विक्षेपित भी किया जा सकता है, फिर विक्षेपित हो सकता है। इसके बारे में अच्छे से और आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का व्यतिकरण होता है, पिछले भी मैंने एक फेनोमिना बताया था कि इंटरफियरेंस क्या होती है, तो उसकी फेनोमिना है बिगिंस द फेनोमिना ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट में क्या होती है, इंटरफियरेंस की फेनोमिना की व्यतिकरण का एक प्रोसेस होता है, जिसको हम आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। प्रकाश का विवर्तन होता है, बिकेम्स द फेनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी होता है इसमें। प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। देखिए जो बिकेम्स द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, दे ऑलवेज बिकेम्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो ये फिनोमिना है ये क्या है, लाइट की एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब हमें पहले जब हमारी कुछ लॉज आए थे तब हमें पता नहीं था कि हम प्रकाश के पास क्या आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी प्रॉपर्टी होती है, तो उस टाइम पे क्लियर नहीं था। तो ये जो पोलराइजेशन है ये पहले से ही क्लियर नहीं था, तो इसको बाद में क्लियर किया गया था। आगे मैं बताऊंगा कि किसने क्लियर किया था और कैसे क्लियर किया था, उसके बारे में डिटेल बताऊँगा। तो अभी फिर इतना जानना है कि प्रकाश का ध्रुवण क्या है, एक जो उसका प्रॉपर्टी है पोलराइजेशन। देखिए जो ये पढ़ रहे हैं ना कि क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, गुड जानना। तो प्रकाश का ये क्या है, एक प्रॉपर्टी, एक प्रकार का पोलराइजेशन उसका, तो जो किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ये प्रोसेस करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। जो हमारा प्रकाश क्या करता है, प्रकाश जो हमारा है पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, कोई मटेरियल है, मान लेते हैं कोई मटेरियल है, इस पर अगर लाइट पड़ रही है, यहाँ पे आके लाइट पड़ रही है, लाइट अगर इस पे पड़ रही है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉन इंड्यूस होता है। तो याद रखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तो क्या हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये आगे और अच्छे से फेनोमेना में क्लियर करेंगे, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ अभी कि जब स्टार्ट होंगे सारे लॉस तो क्लियर होंगे, थियरी जो भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो मेरे ख्याल से ये पिछले क्लास में ही हम लोग क्लियर कर लिए थे, तो इतना आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना PDF तो मिल जाएंगे। अब अगला देखिए क्या है कि कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी क्या किए थे, वेव ऑप्टिक्स के लिए उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे, थियरीज दिए थे, जिस थियरी पे ही क्या करते हैं, हमारी वेव ऑप्टिक्स काम करते हैं। वेव ऑप्टिक्स क्या थियरी पे ही डिपेंड है, बहुत सारे थियरीज हैं इसमें, कि ये थियरी थोड़ा क्लियर है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी थियरी तो एग्जाम में फिक्स है कि थियरी आना है, या तो न्यूटन का है, हाइगेंस का है, जो भी है ऐसे एग्जाम में थियरी आना फिक्स है। तो इसमें क्या है, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना कुछ मत दिया था, अपना थियरी दिया था उन्होंने। उस थियरी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ लोग सफल रहे हैं, कुछ लोग असफल रहे हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि जो भी साइंटिस्ट थे उनकी कौन कौन सी चीज़ें सफल रही, यानी सक्सेस रही, कौन उनकी क्या क्या उनकी थियरी के फेलियर थे, उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो देखिए पहला इसमें जो है न्यूटन का कड़िक सिद्धांत। तो जो हमारा पहला है न्यूटन का कड़िक सिद्धांत, यानी कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। सबसे पहला जो थियरी दिया गया था वेव के लिए वो यही दिया गया था, न्यूटन का नाम ऐसा कोई नहीं है कि जो न जानता हो। तो जो तो पहला अगर वेव के लिए कोई लॉ दिया गया था, याद रखिएगा जो सबसे पहले अगर कोई लॉ दिया था वेव के लिए, वेव ऑप्टिक्स के लिए, तो न्यूटन का कड़िक सिद्धांत, यानी कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। कॉर्पस्कुलर मतलब क्या होता है, कण होता है, याद रखिए इसमें लिखा है ये कड़िका, यानी कि कण, छोटे छोटे कण को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलर, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स। अगर बोल दिया जाए कि स्मॉल पार्टिकल्स को यहीं पे तो उसको कॉर्पस्कुलर बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में हम कड़िका बोलते हैं। तो इसको आगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर उनकी बात कुछ त्रुटियां रहीं या फिर कुछ ऐसी चीज़ थी जो फेलियर थी, जो सक्सेस नहीं हो पाई, तो उन्होंने हाइगेंस नहीं दिया। देखिए पूरा नाम क्या है, ये डच में लिखा गया हाइगेंस। अगर डच में इसको पढ़ेंगे तो इसका दूसरा नाम होता है, लेकिन हिंदी में आपको हाइगेंस, हर जगह हाइगेंस ही लिखा मिलेगा। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, यानी कि हाइगेंस वेव थियरी। हाइगेंस ने भी कुछ इंपॉर्टेंस थियरीज दिए थे, इन्होंने भी बहुत अच्छे से कुछ बताया था।
इन पे ही क्लियर था। इन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर, जैसे इंटरफेरेंस के बारे में हुआ या फिर डिफ्रैक्शन के बारे में, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो पहला जो लॉ दिया था वो न्यूटन का कड़िक सिद्धांत था, यानी कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी था। फिर दूसरा था हाइगेंस का तर्क सिद्धांत, हाइगेंस वेव थियरी था। फिर उसके बाद जो हमारा जो अभी को मैंने आपको पीछे ही बताया यहाँ पे कि प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है, या फिर जो प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट मैंने बोला है, तो वो जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, उन्होंने मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत यानी कि मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी कि जो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही क्या बताया कि जो हमारी लाइट का है पोलराइजेशन हो सकता है। तो मैक्सवेल ने सबसे पहले क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया। उसके बाद उस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि जो लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके थ्रू ही उन्होंने बताया कि लाइट का पोलराइजेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई थी। तो क्या हुआ, तो ये हमारा हुआ कि आगे जो पोलराइजेशन है हम मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आप लोग केवल क्लास करते रहिए। अगर डेली का क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी फिजिक्स में, अगर डेली की क्लास करें, क्योंकि हम सिलेबस ही आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेबस कुछ अधिक नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपको ये बहुत ज़्यादा आगे काम नहीं आने वाला है। ये केवल फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जेईई का कोई भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो केवल आपके सिलेबस को कंप्लीट करता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम उसको कुछ छोड़ के, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है, पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, ताकि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर के एग्जाम में तो आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो आप डेली अगर क्लास करते हैं, सारे नोट्स अच्छे से बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से जो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ अगर समझ में आपको आ रहा है तो मेरे ख्याल से आपके 40 से 45 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो जो हमारा है कि फिर अगला हमारा चौथा क्या है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आप लोग केमिस्ट्री में क्वांटम थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो इसमें थोड़ी सी अगर आपके सिलेबस में होगा तो इसको भी पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा। तो प्लांक का क्वांटम थ्योरी, तो ये चारों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों थ्योरी पे ही हमारा पूरा वेव ऑप्टिक्स टिका हुआ है, यानी कि ये चारों में से कोई ना कोई एग्जाम में आना फिक्स है। और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूटन का कड़िक सिद्धांत यानी कि न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी और हाइगेंस का वेव थ्योरी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ब्रीफ से पढ़ेंगे। तो चलिए पहला ही थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही थ्योरी हमारा क्या, न्यूटन का कड़िक सिद्धांत यानी कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो जो न्यूटन ने पहला अपना कड़िक सिद्धांत दिया था वेव के लिए, तो देखिए न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दिए थे, लेकिन उन्होंने वेव के थ्रू भी एक लॉ दिया। उन्होंने वेव के लिए क्या लॉ दिया, देखिए न्यूटन ने प्रकाश तरंग के लिए एक नियम 1675 ईस्वी में दिया, जिसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। यानी कि 1675 में उन्होंने एक लॉ दिया जिसको क्या बोलते हैं, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। हिंदी में इसको न्यूटन का कड़िक सिद्धांत बोलते हैं। देखते हैं इस थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंस थी या फिर क्या ये थ्योरी कहता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में यानी छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, जो कि दृढ़ और द्रव्यमान रहित होते हैं, और यह कण अलग अलग व विभिन्न आकार के हो सकते हैं। मतलब न्यूटन ने अपने थ्योरी में यह क्लियर किया कि जो प्रकाश के कण हैं, मान लेते हैं ये प्रकाश के कण हैं, ये इस प्रकार का प्रकाश का कण हो सकता है, ऐसे बहुत सारे कण हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग डिफरेंट साइज के डिफरेंट आकृति के हो सकते हैं। ये उन्होंने ये बोला कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में आते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि वेव के रूप में आते हैं। मैंने बोला ना कि पहले जब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हुई, वेव ऑप्टिक्स पे जब रिसर्च लोग कर रहे थे या फिर वेव ऑप्टिक्स पे कर रहे थे, तो न्यूटन ने पहला लॉ जो दिया उसमें ये बोला था कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में, जैसे ये कण हो गया, ये कण हो गया, ऐसे बहुत सारे कण हैं, वो कणों के रूप में आ रहे हैं। यानी कि जो हमारे अगर बोल दिया जाए कि सन है फिर अर्थ है, तो सन से अर्थ तक आने के लिए उन्होंने बोला कि वेव के रूप में नहीं आ रहे, वो पार्टिकल्स के रूप में आ रहे हैं। पार्टिकल्स के रूप में अगर आ रहे हैं, अगर पार्टिकल्स के रूप में आ रहे हैं तो उन्होंने उसके लिए ये भी बताया कि वो दृढ़ होते हैं, यानी कि रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, रिजिड। मासलेस होते हैं यानी द्रव्यमान रहित यानी कि मासलेस होते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी बताई गई कि जो हमारी होती है जो कण यानी कि कॉर्पस्कुलर जिसको बोल रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे जो कण हैं, उसको जो हम बोल रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं उसके पास प्रॉपर्टी है वो दृढ़ है, रिजिड है, द्रव्यमान रहित है, और उसके पास बहुत सारे क्या है प्रॉपर्टी है। तो द्रव्यमान रहित, अरे आपको पता है ना, द्रव्यमान रहित ना होता तो जो अगर कहीं आप लाइट में खड़े हो तो क्या आपके सर पर चोट लगता है, नहीं लगता है ना। तो अगर लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, कोई चोट नहीं लग रहा है, अगर उसको कण बोला गया है तो क्लियर ही है कि अगर उसको कण बोल दिया गया कि वो पार्टी जो कॉर्पस्कुलर है या फिर छोटे छोटे कणों के रूप है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो मासलेस है। अगर उसमें मास होगा, किसी चीज़ में द्रव्यमान होता है, तो आपको भी पता है अगर किसी चीज़ में द्रव्यमान होगा तो हमें चोट लगेगा। तो हम अगर लाइट में खड़े हो रहे हैं तो हमें तो कोई आघात फील नहीं हो रहा है या फिर हमें कोई चोट लग नहीं रहा है, उससे ही क्लियर है कि वो मासलेस है। तो ये याद रखिए, दृढ़ है वो पार्टिकल। उन्होंने बताया कि ये देखिए, ये न्यूटन का थियरी कहता है। आगे कुछ थियरी में चेंजेस आएंगे, तो आगे जैसे ही चेंज आएंगे तो बताएंगे। तो देखिए, जब एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी लॉ को अच्छे से समझने का ये मतलब होता है, जिस भी लॉ को पढ़िए समझिए कि वो उस टाइम पे वही सच है,
वही सही है, ये सोच के उस लॉ को पढ़ना चाहिए, तभी वो लॉ को क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि आगे जाके ये लॉ बदल गया है या फिर आगे कुछ और पढ़ना है, तो उस समय आपके दिमाग से वो चीज़ें हटने लगती हैं। तो याद रखिए कि आपको जो भी वेव पढ़ रहे हैं उस वेव में जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उस थ्योरी में आपको एकदम मतलब हमेशा रहना कि हाँ ठीक है, जो जिस थ्योरी में पढ़ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कोई कैरेक्टर दे दिएगा उसमें जीना, तो उसी प्रकार थ्योरी है। अगर जो भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसमें हम जी रहे हैं अच्छे से, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो एक बेनिफिट लाता है और वो अच्छे से हमें तैयार हो जाता है। तो यानी कि न्यूटन्स का जो है कॉर्पस्कुलर थ्योरी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया था कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1675 ईस्वी में क्या दिया, एक न्यूटन का कड़िक सिद्धांत दिया, कड़ों के बारे में दिया, कि उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो भी प्रकाश आ रही है, जैसे ये सूर्य है, इससे अगर प्रकाश आ रही है तो वो क्या कणों के रूप में आ रही है। इन कणों की अलग अलग आकृति है, इन कणों के अलग अलग आकार है, और इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, ये रिजिड है और ये दृढ़ है। इसको बोल सकते हैं दृढ़ या रिजिड है। और ये क्या है, मासलेस है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, मासलेस है। मासलेस हैं, आपको आपने अनुभव किया ही होगा कि वो मासलेस, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या क्या अलग अलग वह विभिन्न आकार के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इनका नियम यही कहता है अगर वो कण हैं तो सारे कण एक समान तो हो नहीं सकते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, अलग अलग रंग के हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश में बहुत सारे कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो क्या हो जाते हैं, सबके अलग अलग मास हैं, मासलेस हैं, वो क्या होते हैं, सबके अलग अलग क्या हो जाते हैं, आकार हैं, सबकी आकृति है। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल बताइए। नोट्स मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, जो चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। हिंदी में बताने का केवल एक ही मतलब है, क्योंकि डिप्लोमा लेवल बहुत हिंदी में चलती है। हाँ, बीटेक में के लिए इंग्लिश का ये नोट्स है। मेरे ख्याल से नोट्स में बिल्कुल मैंने नोट्स में एकदम सरल भाषा में लिखा है कि आपको ऐसा कहीं नहीं कोई वर्ड मिलेगा जो आपको लगेगा कि कठिन है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एकदम जो बोलते हैं ना कि एकदम हल्के से हल्के वर्ड लिख सकते थे, वो मैंने लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और उसको आप अपने वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकें। तो ये मैंने इस पर काम किया है, तो अगर आप भी काम करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाएगा। देखिए प्रकाश, अब इन्होंने कुछ और चीज़ें बताई, उसका क्या मतलब था या फिर क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। इन्होंने बताया प्रकाश के जो कण है वो सीधी रेखा में चलती है, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी थी। इन्होंने कुछ बताया, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा है कि प्रकाश के गुण में क्या क्या पढ़ा है। प्रकाश के गुण में पढ़ा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो सीधी रेखा में चलती है, क्या स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो क्या था, वो भी प्रकाश की एक गुण है, जिसे कणिक गमन बोलते हैं, यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन जिसको बोलते हैं, उसी को कणिक गमन या फिर रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, जो कि मैंने इसमें लिख दिया है, बस आसानी से पढ़ सकते हैं। जो अलग अलग चाल वह अलग अलग माध्यम में हो सकता है, यानी कि अलग अलग चाल अलग अलग माध्यम। तो आपको समझ मेरे ख्याल से आ रहा होगा। देखिए क्या है कि हमारी जो प्रकाश, उसकी आप सभी को पता है कि अलग अलग चाल हो सकती है, अलग अलग माध्यम हो सकता है। जैसे कि क्या होता है, प्रकाश की वायु में चाल हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर पानी में क्या चाल होती है, वाटर में, ग्लास में अलग अलग होती है। जब आपको हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल अभी जो लिखा है, जो न्यूटन्स ने बोला है, उसको हम क्लियर करेंगे कि न्यूटन्स ने क्या बोला था और उनकी थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो उनकी थ्योरी की ये सब इंपॉर्टेंस थी कि उन्होंने बताया कि सीधी रेखा में चलती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, लीनियर में चलती है। कणों में क्या होती है, जो सीधी रेखा में चलते हैं, यानी कि जो मतलब आराम से एक सीधी रेखा में चल रही है, यानी कि कण है तो सीधी रेखा में, अगर उन्होंने बोला कण है तो सीधी रेखा में चलेगी, लेकिन उन कणों की आकृति और आकार क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। उसी को हम कणिक गमन, हिंदी में कणिक गमन बोलते हैं और अंग्रेजी में रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं, जो आगे आपको इंग्लिश में नोट्स में मिल जाएगा, आपको आराम से पता चल जाएगा। अब देखिए अलग अलग रंगों की विभिन्न आकृति। देखिए इन्होंने ये भी बताया था कि जितने भी रंग हैं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, जो भी है आपके रंग होते हैं, उसके अलग अलग क्या हो जाते हैं, आकार व आकृति होती है। ये इन्होंने बताया था न्यूटन्स। तो न्यूटन्स थियरी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन्स थियरी क्या था। 1675 ईस्वी में इन्होंने क्या दिया कि न्यूटन्स का कॉर्पस्कुलर थियरी उन्होंने दिया, जिसमें क्या था, उन्होंने कणिक पे दिया कि हमारी जो कण है वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, या फिर लाइट में क्या क्या गुण होते हैं, उन्होंने बताया, अपने अकॉर्डिंग बताया था। हाँ, उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि क्या होती है, कि उन्होंने ये बताया कि हमारे पानी में, जो हमारे अगर वाटर बोल दिए, तो उन्होंने बोला था कि वाटर में अधिक हम लाइट क्या हो जाती है, अधिक चल सकती है। मतलब कि क्या हो जाती है उसमें, मतलब क्या हो जाता है कि वाटर का क्या हो जाता है, वो डेंसर मीडियम, उन्होंने बताया कि जो हमारा डेंसर मीडियम है वो क्या हो जाता है, हमारा रेयर मीडियम से बड़ा हो जाता है। उन्होंने ये बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आगे क्लियर करेंगे हम लोग। कोई बहुत अच्छी आगे देख लेते हैं न्यूटन्स के कणिक सिद्धांत की सफलताएं। कुछ उसकी सक्सेस थी, जो उन्होंने थियरी दिया था उसकी कुछ सक्सेस थी, वो सक्सेस देख लेते हैं क्या है।
सक्सेस उसमें देखिए हर चीज़ की कुछ सफलताएं होती हैं, कुछ असफलताएं। बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं, उस लॉ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ, कुछ हमें समझ में आती है, कुछ वो सफल रहते हैं देने में, कुछ असफल। तो उसकी सफलताएं देखते हैं और असफलताएं भी देखते हैं क्या क्या है। सफलताएं देख लेते हैं क्या क्या सफलताएं इन्होंने। न्यूटन के कड़िक सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं थी। क्या था? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या था? यह संभव हो सका कि प्रकाश के कण या तरंग सीधी रेखा में चलती थी। देखिए जब न्यूटन ने इस लॉ को दिया, यानी कि न्यूटन का जो इसमें कॉर्पस्कुलर थ्योरी था, उस समय ये क्लियर नहीं था कि प्रकाश कण है कि तरंग है। ये तब तक क्लियर नहीं था कि हमारे जो प्रकाश यानी कि लाइट है वो पार्टिकल्स हैं कि वो हमारे वेव हैं, वो क्लियर नहीं था। इसलिए हम दोनों लिख के चलते हैं इस नियम में, ताकि ऐसा ना हो कि कोई हम एक लिख दें तो एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसे पता ही नहीं था। तो याद रखिएगा कि कण या तरंग सीधी रेखा में चलती है, उस समय तक क्लियर नहीं था। आप लिख भी सकते हैं अपने थ्योरी में, क्योंकि मैंने नहीं लिखा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको लिख सकते हैं वहाँ पे। ये उसका गुण इस सिद्धांत पे, ये उसका एक गुण है। देखिए उसकी प्रॉपर्टी ही बनी ना कि अगर वो संभव हो सका कि प्रकाश क्या है कि तरंग या सीधी रेखा में चलती, तो सीधी रेखा में चलती, क्या उसका एक गुण हुआ। ये उसके गणित सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस सिद्धांत के द्वारा ही प्रकाश का परावर्तन या उसका एक सतह से टकरा कर वापस जाने, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन की दोनों प्रोसेस होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये भी इसकी सफलताएं। सफलताएं में क्या क्या इन्होंने बता दिया था कि रिफ्लेक्शन होता है। देखिए सफलताएं में क्या अगर बात की जाए तो क्या था, इन्होंने पहले बताया था कि क्या रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन बताया, फिर रिफ्रैक्शन बताया, रिफ्रैक्शन। इन्होंने ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर किया और ये बताया कि लीनियर में चलती है लाइट हमारा, क्या तो वो स्ट्रेट लाइन में या फिर लीनियर चलती है। ये इनकी सक्सेस थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी की ये सक्सेस थी, यानी सफलताएं थी। ये बताने में वो समर्थ थे, रिफ्लेक्शन बताने में समर्थ थे, रिफ्रैक्शन बताने में समर्थ थे, और लीनियर थी ये बताने में उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो इस थ्योरी की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी पूछ लेता है कि न्यूटन के कड़िक सिद्धांत की सफलताएँ बताइए, तो सफलताएँ में आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें जैसे कि कुछ का आप कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट में क्या किया, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब न्यूटन्स की ये लॉ आई तो तब क्लियर नहीं था कि हमारा जो लाइट की ये जो कण हैं या वेव हैं, ये क्लियर नहीं था। तो इसको अच्छे से आप अपने डिटेल से लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ अगर आप चाहिए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्या है कि इसकी कुछ असफलताएं भी, तो उस असफलताओं को देख लेते हैं क्या है था। प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि प्रकाश का एक गुण या प्रकृति है, उसके बारे में यह सिद्धांत असफल है। यानी कि जो लाइट ऑफ इंटरफियरेंस, जो मैंने पिछले ही क्लास में थोड़ा सा बताया था, लाइट ऑफ इंटरफियरेंस क्या हो जाती है, फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या इंटरफियरेंस ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण बताने में ये असफल रहे। ये जो कुछ आगे हम ये बताएंगे आपको कि कैसे और किसने क्लियर किया इंटरफेरेंस के बारे में, किसने क्लियर किया। तो ये पहली असफलताएं थी कि उन्होंने प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताने में असफल रहे। दूसरी बात वो क्या थी, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का जो डिफ्रैक्शन है वो बताने में ये भी असफल रहे कि वो उन्होंने लाइट का डिफ्रैक्शन भी नहीं बता पाए। फिर तीसरा था पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताने में वो असफल इसलिए थे क्योंकि वो जो पार्टिकल्स था, यानी कि जो वो समझ रहे थे कि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उसको भी मैकेनिकल मान रहे थे, वो मैकेनिकल मान रहे थे इसको, इसलिए उन्होंने उनका क्लियर करना था ही नहीं, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं करते उसके बारे में। क्योंकि जो हमारा जो उनके द्वारा लॉ दिया गया था उसमें जो हमारे पार्टिकल्स यानी कण थे उसको मैकेनिकल माना गया, यानी कि यांत्रिकी माना गया। और जो कि हमारा पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। तो ये तो उनकी असफलताएं नहीं मानी जाती है, लेकिन क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये भी बताने वो असफल रहे हैं तो लिख सकते हैं इसको। इन्होंने ये बताया कि डेंसर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम में क्या होगी, प्रकाश की चाल अधिक होगी। यानी कि अगर जल है, वाटर क्या डेंसर मीडियम होता है, तो डेंसर मीडियम में क्या उन्होंने बताया कि प्रकाश की चाल अधिक होगी। और अगर रेयर मीडियम में, यानी कि हमारा जो एयर होता है वो रेयर मीडियम होता है, उसमें क्या हो जाता है, प्रकाश की चाल कम होती है। उन्होंने ये भी बताया था, जिसको बाद में क्रॉस वेरीफाई किया गया था किसी के द्वारा, तो उसको मैं बताऊँगा। तो आप इंग्लिश में भी लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको समझ में आया तो। बिल्कुल सफलताएँ उनकी क्या थी, सफलताएँ उनकी थी कि उन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में बता दिया, रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया था। ये दो चीज़ उसकी क्या उनकी क्या थी, तीन चीज़ मान सकते हैं क्या कि पहला क्या था, उन्होंने रिफ्लेक्शन बताया, दूसरा रिफ्रैक्शन बताया, और तीसरा क्या बताया कि लाइट हमारी जो सीधी रेखा में, यानी कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये तीनों उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया। लेकिन उनकी असफलताएं भी तीन थी। पहली असफल थी कि उन्होंने इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण बताने में असफल हैं, दूसरा डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन बताने में असफल रहे, और तीसरा हमारा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का ध्रुवण, ये भी बताने में वो असफल रहे। तो ये तीन असफलताएं थी और तीन सफलताएं थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम की भी दृष्टि से। और आपको जाना देखिए कि क्या है, अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो थोड़े अच्छे से पढ़िए, ताकि कभी फ्यूचर में भी हमें काम आ सके।
तो काम आता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ब्रैकेट में इसीलिए कर दिया है, इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी, इसको बाद में क्रॉस वेरीफाई किया गया था। तो इन्होंने बताया था कि जो डेंसर मीडियम है उसमें क्या होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, और रेयर केस में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना नोट्स मिल जाएंगे आपको। फिर आगे देख लेते हैं, वही इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश वाले में देख सकते हैं, नोट्स मिल गया है। और एक चीज़ और है कि अब देखिए, इसको जो क्रॉस वेरीफाई किया गया था, यानी कि जो ये मीडियम उन्होंने बताया कि डेंसर में अधिक होता है, रेयर में कम होता है, इसको क्रॉस वेरीफाई जो किया था, इसको जिन्होंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया, उनका नाम है फौकॉल्ट। इसको देखिए, यहाँ पे लिखा गया है फौकॉल्ट, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इन्होंने ये जो पॉइंट बताया कि डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम वाला, कि डेंसर अधिक होता है, रेयर कम होता है, इसको क्रॉस वेरीफाई फौकॉल्ट ने किया 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में ये बताया फौकॉल्ट ने कि क्या हुआ, रेयर मीडियम में अधिक होता है और डेंसर मीडियम में कम होता है। चूँकि आज हमें क्लियर है कि आज की थियरी अगर हम देखें तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक है और जल में प्रकाश की चाल कम है। तो क्या हुआ, ये वेरीफाई उन्होंने फौकॉल्ट ने किया 1850 ईस्वी में। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और उन्होंने इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन को भी क्लियर किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द प्रोसेस और फिनोमिना ऑफ लाइट रेंज और लाइट इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सप्लेन बाय फौकॉल्ट इन 1850 एंड दे क्रॉस वेरीफाई द लाइट मीडियम। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इंटरफियरेंस यानी व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जो है, ये तीनों, और ये जो हमारा एक पॉइंट था, इसको क्लियर किसने किया, फौकॉल्ट ने किया था 1850 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके, लोगों की मदद हो सके। हाँ, नेगेटिव कमेंट वालों के लिए फिर से एक छोटी सी बात है कि अगर आप नेगेटिव कमेंट ही आपको करना है तो बिल्कुल करिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको भी समझना चाहिए कि बहुत मेहनत की जाती है। अगर कोई क्लास लाई जा रही है तो बहुत मेहनत की जाती है। तो अगर आपको पसंद ना हो तो प्लीज़ ना देखें, लेकिन ऐसे फालतू कमेंट ना करें जिसकी वजह से क्या होती है, हम थोड़ा सा हमारा मनोबल कम हो। तो ऐसा नहीं कि मनोबल कम होगा, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, क्या है कि आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे कि लिखेंगे। तो थैंक यू।